और फाइनेंशियल में अगर इनके कंपनी के डेट के बारे में बात करें तो कंपनी का जो डेट था फाइनेंशियल 21 में वो 32 करोड़ का था, जो कि अब डेट बढ़ के 47 करोड़ रुपीस का हो चुका है। और यही अगर डेट और इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का जो डेट और इक्विटी है वो 0.5 पर 0.5 है। और थोड़ा कंफर्टेबल कंपनी इसलिए भी हो जाएगी क्योंकि इस 47 करोड़ रुपीस में से कंपनी 10 करोड़ रुपीस पे करेगी। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि आईपीओ प्रोसीड्स में जो 10 करोड़ मिलेंगे उसमें से कंपनी अपने 10 करोड़ रुपीस को पे करेगी। तो थोड़ा सा डेट कंपनी का और श्रिंक हो जाएगा। और इनके जो पैट मार्जिन्स हैं वो अराउंड, अगर आप इनके जो पैट मार्जिन्स देखेंगे वो अराउंड 8 और 9% के बीच में इनके पैट मार्जिन्स आ रहे हैं। अब कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर है, अगर मैं फाइनेंशियल 23 की देखूंगा तो वो 11 तक आ रही है। और फाइनेंशियल 24 पे जो अभी इन्होंने 9 मंथ्स का जो डेटा रखा हुआ है वो, क्योंकि उसमें सेल्स इनकी काफ़ी अच्छी हुई है और इनका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो वो अर्निंग पर शेयर अब थोड़ी सी और बढ़ गई है, वो 12 तक की पहुंच चुकी है। और कंपनी की इसी कारण जो प्राइस जो अर्निंग है, पी रेशो है, कंपनी की जो पी रेशो है राइट नाउ वो 17 तक है। और अब कंपनी को कंपेयर करते हैं कंपनी के कॉम्पिटिटर्स में। जो कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं जो कंपनी ने अपनी डीआरएचपी में बताए हैं, जैसे कि उसमें से मैन इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिखिता है, और ये लोग जो वैल्यू जो ट्रेड कर रहे हैं राइट नाउ ये अराउंड 20 तक रफली ये लोग ट्रेड कर रहे हैं। बट जिस तरह से जो ये वाली कंपनी है SRM कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये 17 पे ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी थोड़ा सा एक अच्छा इन्हें कंपनी ने गैप रखा है, और इसमें से थोड़ा सा एक इस तरह से कि इन्वेस्टर को बेनिफिशियली हो सकता है। और कंपनी के अगर मैं ग्रे मार्केट प्राइस के बारे में बात करता हूँ तो ग्रे मार्केट प्राइस जब कंपनी का ये आईपीओ स्टार्ट हुआ था, जब इसकी प्राइस अनाउंस हुई थी तो ये 25 रुपीज़ का था। उसके बाद ये 40 रुपीज़ का हुआ और अब ये 55 रुपीज़ का हो गया। तो कंपनी का इसका ग्रे मार्केट प्राइस बढ़ते जा रहा है। तो मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ये एक अच्छे प्रीमियम पे खुलेगा। तो 55 रुपीज़ के हिसाब से मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि ये 265 रुपीज़ की इसकी लिस्टिंग होगी। तो 210 क्योंकि इसका अपर प्राइस था प्लस 55 रुपीज़ ग्रे मार्केट, तो 265 की एक्सपेक्टेशन है इसकी लिस्टिंग की। अगेन ग्रे मार्केट प्राइस इज ओनली एन इंडिकेशन। आपको पूरी की पूरी फाइनेंशियल्स देखनी है और आपको लाइक दिस यू हैव टू लाइक वॉच लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस, और उसी के बाद आप अपना जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वही लें। तो ग्रे मार्केट प्राइस के बेसिस पे कभी भी आप इंडिकेशन ना लें, ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जुनिपर होटल जो था ये अभी थोड़े समय पहले आईपीओ में आया था। इसकी ग्रे मार्केट प्राइस सिर्फ 10 रुपीज़ मार्केट बताई गई थी कि इसकी मार्केट की ग्रे मार्केट प्राइस 10 रुपीज़ होगी। वो होटल वो 360 रुपीज़ उसकी अपर लिस्टिंग थी, तो मार्केट बोल रही थी कि 370 तक लिस्ट होगा। और इतनी सी बात है, लेकिन उसमें अगर आप मेरी एक वीडियो पे भी मैंने बताया हुआ है कि वो कंपनी डेट पे कर रही थी 550 करोड़ रुपीज़ एंड एवरीथिंग। और मेरे को ये आईपीओ ग्रैंड हयात का ये आईपीओ जो जुनिपर होटल का था एक इट्स वे में अच्छा एक लगा था। और अगर आप देखेंगे आज वही जो है आईपीओ 360 रुपीज़ में उसमें उसका जो आईपीओ प्राइस था, लेकिन दिस राइट नाउ वो शायद वो जो मार्केट प्राइस है वो 520-530 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो विद इन 1 मंथ वो 50% इंक्रीज हुआ था। तो ये तभी आएगा जब आप डेफिनेटली व्हेन यू रीड एंड स्टडी। बट अगेन मार्केट प्राइस इज सब्जेक्ट टू लाइक इट हैज़ गॉट ऑल द मार्केट रिस्क। बट कहीं ना कहीं जब आप पढ़ेंगे ज़्यादा तो ऑफकोर्स आपकी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी और उसके बाद आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल चीज़ के बारे में, किसी भी कंपनी के बारे में, वो होता है रिस्क। और इस तरह से अगर आप देखेंगे इस कंपनी का जो रिस्क आता है, सबसे पहले तो ये जो इनका जो मेजर चंक ऑफ जो रेवेन्यू आता है वो J&K से आता है। और वो आपको सबको पता है कि वो उसमें इवन दो उनके अभी मिलिटेंसी और टेररिज्म थोड़ा कम हुआ है, बट स्टिल दैट एरिया इज़ डिस्टर्ब्ड। तो ये एक बहुत बड़ा, ये अगर कभी भी कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती हैं तो ये इनको काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है। और कभी भी अगर इस चीज़ को राइज होती है मिलिटेंसी और टेररिज्म, तो दैट विल इम्पैक्ट देयर रेवेन्यू। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी सीवियर कोल्ड पे ये लोग
ऑपरेट ये डिपेंड होते हैं, जो वेदर कंडीशंस वहाँ की होती हैं। तो अगर वहाँ पे काफ़ी अगर सीवियर कोल्ड्स होता है, जहाँ पे ये लोग लद्दाख एंड ऑल दैट में वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो इनका डेफिनेटली वर्क इनका काफ़ी हैम्पर हो सकता है, रुक सकता है, और उसके कारण इनके रेवेन्यू को भी इम्पैक्ट आएगा। फिर अगर आप देखेंगे जो इनके जो कस्टमर्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं। इनके जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो इनके जो मेजरली वही इनके इनके जो कस्टमर, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, तो ये ऐसे जो कॉन्ट्रैक्टर्स, ये इनके पास यही ऐसे कस्टमर्स हैं। और उसमें से अगर आप देखेंगे जो इनके टॉप 10 कस्टमर्स हैं, उसमें से इनको 98% रेवेन्यू मिलता है, और टॉप 5 जो कस्टमर्स हैं उसमें से इनको 81% का रेवेन्यू मिलता है। तो इनके जो कस्टमर्स जो कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी कस्टमर्स इनके काफ़ी लिमिटेड हैं। तो अगर इनको कोई भी कस्टमर इनको लूज़ होता है तो दे विल डेफिनेटली हैव अ इशू। और फिर आप इनके देखेंगे जो इनके जो वर्क जो क्वालिटी जो होती है, जो वर्क क्वालिटी के कारण भी अगर इनको कोई भी फीडबैक आता है कि विच इज़ नेगेटिव फॉर देम, तो वो भी इनको इम्पैक्ट करता है। साथ ही में इनको इन्फ्लेशन का रिस्क भी रहता है कि अगर जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं वो अगर बढ़ जाती हैं, जैसे कि स्टील है और आपके जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, अगर वो चीज़ें बढ़ जाती हैं तो इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसको ये काफ़ी सीरियसली इम्पैक्ट करेगा। फिर ये लोग क्या करते हैं, जो ये सब अपना जो इनको जो 1/3 रेवेन्यू है, जैसे मैंने आपको बताया था, इनको जो 2/3 रेवेन्यू होता है वो इनके खुद के कॉन्ट्रैक्ट से मिलता है। 1/3 इनको रेवेन्यू सब कॉन्ट्रैक्ट से मिलता है। यानी कि सपोज कर लीजिए कोई बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि एल&टी हो गया, एनसीसी हो गया, तो इनके कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो उसमें से ये एक पोर्शन इनको दे देते हैं कि भाई दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू एंड यू विल गेट द मनी। तो उसमें से इनको 1/3 मिलता है। कल को सपोज कॉलेज सब कॉन्ट्रैक्टर्स जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो बोलते हैं नहीं ये वाला पार्ट हम खुद करेंगे, तो तब इनको ये इम्पैक्ट होगा कि जो 1/3 रेवेन्यू इनको मिल रहा है वो इनको काफ़ी इसमें इनको प्रॉब्लम आ सकती है। और इस 1/3 रेवेन्यू जो इनको मिलता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग से, जैसे मैंने बताया कि एल&टी अगर अपना कोई काम देता है या एनसीसी कोई अपना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इनको अपना काम देता है, अगर इनको प्रॉब्लम आती है तो इसमें से 1/3 जो रेवेन्यू मिलता है उसमें से 67% इसमें से इनको टॉप 5 क्लाइंट्स देते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर एल&टी देगा, एनसीसी दे रहा है, एक दो और आप ले लीजिए, अगर इसमें 67% मिल रहा है और अगर इनमें से कोई 5 में से चला जाता है तो इनको डेफिनेटली इनको इम्पैक्ट होगा। फिर इस कंपनी का जो रिस्क है वो उसमें काफ़ी हैवी कंपटीशन लगा रहता है, और इसमें जो एंट्री है वो इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें बहुत लोग एंटर करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स में, तो इनका जो कंपटीशन है वो काफ़ी बड़ा रहता है। और आप ये इनकी बिड से भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लोग 14 बिड्स इन्होंने दी थी। दो इनकी जो बिड एक्सेप्टेंस है वो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन जो रिजेक्शन है 14 में से इनकी 3 बिड्स अगर एक्सेप्ट होती है तो जो रेस्ट है वो काफ़ी रिजेक्टेड होती है। तो उस तरीके से आप देखेंगे तो इनकी जो बिड्स रिजेक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये काफ़ी एक बड़ा रिस्क है इनके लिए कि इसमें कंपटीशन सबसे ज़्यादा है, और ख़ास से अगर कोई बड़ा प्लेयर आ जाता है तो इनके लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि बड़े प्लेयर को डेफिनेटली बड़े प्लेयर को जो गवर्नमेंट है वो डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा एक तरह से कह लीजिए उसका वेटेज होता है बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट। और फिर आप देखेंगे जो इनको जो एलओसी और जो फाइनेंशियल गारंटी देनी पड़ती है, जब भी इनको कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इनको एक गारंटी देनी पड़ती है कि हाँ भाई हमारा काम अगर नहीं होता कंप्लीट पे या कोई भी रीजंस होते हैं जिसके एस कॉस्ट एस्केलेशंस होता है, तो ये इनको एक बैंक की गारंटी देनी भी होती है। तो वो गारंटी जो इनको देनी होती है वो काफ़ी कई बार इनकी जो गारंटीज़ होती हैं वो इनको खुद देनी होती हैं। तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है या बैंक गारंटीज़ होती हैं जो इनको जो कॉन्ट्रैक्ट्स की होती है, तो वो उसकी कॉस्ट भी कई बार इनको इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर सपोज कर लीजिए कोई काम गलत हो जाता है तो इनको जो इनको पूरा का पूरा वो काम रिवर्क करना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और इनका जो बताता हूँ कि इनके 25% अपना जो वर्क होता है वो इसको सब कॉन्ट्रैक्टर्स को देते हैं। मतलब जो इनको काम मिलता है उसमें से ये भी थोड़ा काम सब कॉन्ट्रैक्टर्स को देते हैं कि द अदर पर्सन विल डू देयर वर्क। सपोज कर लीजिए वो अगर अपना काम ठीक से नहीं करता है, वो वाली पार्टी अगर ठीक से काम नहीं करती है तो फिर
उसके कारण भी इन्हीं को वो कॉस्ट इन्हीं को ये वो काम वापस से करना पड़ता है और वो इनके लिए कॉस्ट इंक्रीज करेगा। और ये कौन सा अपना सब कॉन्ट्रैक्टिंग का काम देते हैं, जैसे कि कई बार मटेरियल्स का काम देते हैं और कई बार ये मटेरियल्स प्लस लेबर का काम देते हैं। सपोज वो मटेरियल्स या लेबर बढ़ जाती है या नहीं होती है तो और काम पे और टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है, देन ऑल्सो दिस इज अ रिस्क कि विच दिस कंपनी फेसेस। फिर आप देखेंगे इनकी जो कंटेन लाइबिलिटीज़ हैं वो हैं अराउंड 66 करोड़ के पास, जिनकी कंटेन लाइबिलिटीज़ होती हैं। और इनके मैंने जो लिटिगेशंस देखे थे वो जो लिटिगेशंस हैं इनके अराउंड 35 केसेस हैं और इसमें 4 केसेस कंपनी के अगेंस्ट हैं, एक केस प्रमोटर के अगेंस्ट भी मैंने देखा था क्रिमिनल है। मैं इसको 3 पार्ट्स में इसको बाइफिकेट करूँगा, इनके जो केसेस हैं जो मैंने देखे थे। एक तो जैसे कि इनके जो व्हीकल्स के कारण कई लोगों की जैसे कि लॉस ऑफ लाइफ होती है, डेथ होती है, तो उसके कारण बहुत लोगों ने मतलब कि जो मैंने जो केसेस देखे थे उसमें ये था कि उन लोगों ने क्लेम किया हुआ है। तो एक तो ये है। सेकंड ये क्या करते हैं कि ये इनके ऊपर ऐसे काफ़ी केस थे कि जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो और इन लोगों ने एकदम से वो काम करना स्टार्ट कर दिया है और काम जब स्टार्ट किया तो जो लैंड ओनर्स हैं उसका उन लोगों ने केस किया हुआ है कि इन लोगों ने तो हमसे भी पूछा ही नहीं SRM वालों ने और हमारे मतलब लैंड के ऊपर आके अपना काम कर दिया। तो ये एक रिस्क है जिसके अगेंस्ट वो लोग जो जो ओनर्स हैं, जो लैंड के ओनर्स के, वो ये बोलते हैं कि भैया हमें इनसे क्लेम चाहिए विद इंटरेस्ट बिकॉज दे हैव ऑक्यूपाइड अवर लैंड इलीगली। तो ऐसे केसेस एक सेकंड ग्रुप पर हैं। और थर्ड ग्रुप पे मैंने जो केसेस नोट किए हैं वो ये हैं कि ये लोग अपने कंस्ट्रक्शन करते हैं लेकिन उसके बाद जो उनका जो सामान होता है, इनका जो मलबा होता है या वट एवर द वेस्ट होता है, ये लोग जाकर कहीं पे और पे डंप कर देते हैं। तो उधर के जो विलेजेस हैं या उधर के जो लोग हैं उन्होंने बोला हुआ है कि भाई ये लोग इस तरह से डंप करते हैं विच इज़ इम्पैक्टिंग द इन्वायरमेंट। तो इनको आप बोलिए कि ये सारा का सारा मलबा और ये सब जो डंप है वो लेकर जाएं। तो ऐसे केसेस भी इनके अगेंस्ट नहीं, दैट इज़ द थर्ड कैटेगरी। तो ये सारे के सारे जुडिशियल में ट्रू जो भी होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द जुडिशरी, बट ये सारे केसेस जस्ट आई वांटेड टू हाईलाइट इन दिस ग्रुपिंग। उसके बाद अगर आप देखेंगे इनका एक मेथड है कि आज इस IPO से ये लोग HAM इनका एक मेथड है, हाइपर एन्युटी मेथड है, वहाँ पे भी ये लोग अप्लाई करना चाहते हैं। अब एक मिनट के लिए आपको बता देता हूँ हाइपर एन्युटी मेथड होता क्या है कि इसमें से जो टोटल कॉस्ट होती है 60% वो कॉन्ट्रैक्टर देगा, 40% गवर्नमेंट देगी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन जो गवर्नमेंट जो देगी 40% उसमें सिर्फ वो 40% देगी और बाकी का गवर्नमेंट वहाँ से टोल से कलेक्ट करेगी, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। लेकिन जो 60% कॉन्ट्रैक्टर देगा उसमें कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी है कि उसको वो रोड को मेंटेन भी करना पड़ेगा, उसे ही ऑपरेट भी करना है और उसे ही मेंटेन भी करना है। तो इस केस में यदि कि सपोज कर लीजिए 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है और इन लोगों ने आके एग्रेसिव ये बड़ी अच्छी बिडिंग करते हैं कि 160 करोड़ का भाई ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना चाहिए, सपोज कर लीजिए, हम जस्ट गिव वैल्यू। तो उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट का 40% शेयर होगा तो गवर्नमेंट थोड़ा सा हिचकिचाएगी कि भैया इतनी सारी कॉस्ट हम बियर नहीं करेंगे, इनका ये कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो सकता है। और अगर सपोज कर लीजिए ये 100 की जगह एग्रेसिव बिडिंग करते हैं कि 100 अगर टोटल कॉस्ट है और ये कर देते हैं 70 करोड़ का, तो उस समय गवर्नमेंट बोलेगी हाँ यार ये हमें तो बहुत अच्छी में मिल रहा है तो हम ले लेंगे, तो ये इनके लिए लॉस भी हो सकता है। तो नॉर्मली मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये HAM मॉडल में भी आ रहे हैं, हाइब्रिड एन्युटी मेथड होता है इसका नाम, इस तरीके से भी ये कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। तो वो रिस्की भी हो सकता है क्योंकि जो पहले है जो जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये लोग देते हैं वो है कॉस्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जितनी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो यानी कि जितनी कॉस्ट है, सपोज 100 की कॉस्ट है प्लस 7-8% या प्लस 19% जो भी प्रॉफिट है वो इनको मिलता है। तो इस तरीके से पहले कॉस्ट प्लस प्रॉफिट था, अब इनका जो ये लोग HAM मॉडल पे भी बिडिंग करने जा रहे हैं। तो इट कुड बी गुड ऑल्सो बट इट कुड बी बैड ऑल्सो। सो जस्ट आई वांटेड टू हाईलाइट द बैड पोर्शन एज अ रिस्क ऑल्सो। और फिर आप अगर एक इनका जो रिस्क देखेंगे वो ये है कि इनको अगर जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए होते हैं उसके लिए इनको क्लास से कॉन्ट्रैक्टर्स रहना पड़ता है, जो राइट नाउ ये हैं, लेकिन उसके लिए इनको जो टेक्निकल स्किल्स हैं, जो व्हीकल्स इनके पास, जो मतलब कि मशीनरीज इनके पास होनी चाहिए, इनका लास्ट ईयर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो, इनकी जो फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है
वो तो इस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट होता है कि ये चीज़ों को मेंटेन करना। सपोज़ कर लीजिए कोई भी चीज़ मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो उसके कारण इनको क्लास ए का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, और जब इस सपोज़ उनको क्लास ए का कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं मिलता है तो डेफ़िनेटली इनको जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इनको नहीं मिलेंगे और वो इनके रेवेन्यू पे इम्पैक्ट करेंगे। तो ये भी एक बड़ा रिस्क है। सेकंड, अगर आप देखेंगे कि जो इनके जो किसी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसी तरह से इनकी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और वर्किंग कैपिटल प्लस डेटर जो इनके जो थे, मैं देख रहा था, वो फाइनेंशियल 21 में वो टोटल थे 160 करोड़ के, जो कि अब रफली 300 करोड़ के रुपीज़ तक के हो चुके हैं। दो इनकी जो रिसीवेबल्स की जो इनको जो पैसा मिल रहा है वो इनकी काफ़ी इंप्रूव हुई है, वो 45 डेज तक पहुंच चुकी है। मतलब अपना ये काम खत्म करेंगे 45 डेज के अंदर, दिल गेट द वर्क, दिल गेट द मनी, सॉरी। तो इस तरीके से है, लेकिन स्टिल अगर आप ये देखेंगे कि इनका जो एक रिस्क आता है कि इनको जो मनी जो ब्लॉक हो जाती है जो इनके इन्वेंट्री के कारण और जो इनकी जो डेटर्स के कारण, वो 16 वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल 21 के हिसाब से बढ़ी हुई है। So that's it, guys. I think this was all about the SRM contractors. तो फ्रॉम माई साइड आई जस्ट कंक्लूड विद दैट। और आप मेरा चैनल प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एंड डेफिनेटली मेरे चैनल्स को व्यू करते रहिए। So and I'll be very soon, I'll be coming with one more IPO video. Till then, thank you and wish you very, very happy Holi. Thank you.